नमस्कार। अब से हम हर शाम मिलेंगे और करंट अफेयर्स से जुड़े कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। जी। और ये सिर्फ सवाल जवाब का सेशन नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। हम हर सवाल का जो कॉन्टेक्स्ट है, जो उसका पूरा विश्लेषण है, उस पर भी गहराई से बात करेंगे ताकि विषय की समझ बन सके। बिल्कुल सही। तो चलिए आज के पहले सेशन की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला सवाल डायनामिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट 2024 से जुड़ा है। मैं कथन पढ़ती हूँ। पहला, रिपोर्ट के अनुसार 2017 की तुलना में भारत में भूजल निष्कर्षण का स्तर बढ़कर 80% से अधिक हो गया है। दूसरा, देश के लगभग 73.4% मूल्यांकन इकाइयों को अब सुरक्षित श्रेणी में रखा गया है। और तीसरा, पंजाब और हरियाणा में अति दोहित इकाइयों की सांद्रता अधिक है। तो विकल्प है ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 या डी 1, 2 और 3। देखिए, इसका सही उत्तर है बी, यानी केवल कथन 2 और 3 सही हैं। अच्छा, तो पहला कथन गलत क्यों है? 80% वाली बात। हाँ, वो आंकड़ा सही नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार जो कुल भूजल निष्कर्षण है वो करीब 60.47% है, 80% नहीं। ओह, तो ये तो राष्ट्रीय स्तर पर काफी सस्टेनेबल लगता है। बिल्कुल। और यही वजह है कि दूसरा कथन एकदम सही है। जो सुरक्षित श्रेणी की यूनिट्स हैं वो 2017 में 62.6% थीं और अब बढ़कर 73.4% हो गई हैं। जी, ये तो एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। जी, ये बेहतर जल प्रबंधन को दिखाता है। लेकिन और यही तीसरा कथन आता है, जो पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य हैं वहां हालत बहुत खराब है। वहां भूजल का अति दोहन मतलब ओवर एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा है। दिल्ली, राजस्थान, तमिलनाडु भी इस लिस्ट में है। समझ गई। तो मतलब राष्ट्रीय औसत एक तरफ है और कुछ राज्यों की जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग। एकदम सही। चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं। ये जलवायु लचीली कृषि यानी क्लाइमेट रिजिलिएंट एग्रीकल्चर या सीआरए पर है। इनमें से कौन सा तथ्य सही है? ए, भारत का 90% से अधिक कृषि क्षेत्र सिंचित है। बी, भारत का 51% शुद्ध बोया गया क्षेत्र वर्षा आधारित है। सी, सीआरए केवल रासायनिक उर्वरकों को बढ़ावा देता है। या डी, भारत में वर्षा का वितरण पूरे वर्ष समान रहता है। इसका सही जवाब है बी। 51% शुद्ध बोया गया क्षेत्र वर्षा पर निर्भर है। जी, ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और यही इलाका हमारे देश के कुल खाद्य उत्पादन का लगभग 40% हिस्सा देता है। तो जाहिर है कि जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा असर यहीं पड़ेगा। बिल्कुल। और इसीलिए सीआरए इतना जरूरी हो जाता है। और बाकी के विकल्प तो बिल्कुल गलत लग रहे हैं। हाँ, बिल्कुल गलत है। जैसे हमारी 75% से ज्यादा बारिश तो सिर्फ 4 मॉनसून महीनों में होती है और सीआरए का उद्देश्य तो बायो फर्टिलाइजर, प्रिसिजन इरिगेशन जैसी तकनीकों को अपनाना है, न कि रासायनिक खेती को बढ़ावा देना। सही बात है। अगला सवाल वन्यजीव तस्करी से जुड़ा है। हाल ही में तस्करों ने अपना रास्ता बदला है, तो वे नेपाल तिब्बत मार्ग के बजाय अब किस नए गलियारे का उपयोग कर रहे हैं? ए, गुजरात पाकिस्तान, बी, उत्तर पूर्व म्यांमार, सी, कश्मीर पीओके या डी, उत्तराखंड नेपाल गलियारा। इसका सही जवाब है बी, उत्तर पूर्व म्यांमार गलियारा। अच्छा, तो वो अब नॉर्थ ईस्ट की तरफ शिफ्ट हो गए। जी, प्रवर्तन एजेंसियों ने पाया है कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के शिकारी अब इसी रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं, खासतौर पर मिजोरम और मणिपुर से होते हुए। और यहाँ से ये सामान कहाँ जाता है? यहाँ से पैंगोलिन, गैंडे के सींग, बाघ के अंग, ये सब म्यांमार के रास्ते चीन और वियतनाम के अवैध बाजारों में भेजे जाते हैं। और ये बदलाव क्यों हुआ? मतलब पुराना रास्ता क्यों छोड़ दिया? क्योंकि नेपाल तिब्बत वाले रास्ते पर निगरानी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो उन्होंने अपना रूट बदल लिया। समझ गई। चलिए अब एक हल्के फुल्के सवाल की ओर बढ़ते हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी मॉस्पी ने एक नया शुभंकर या मैस्कॉट लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है? ए, गणक, बी, सांख्यिकी, सी, डेटा मित्र या डी, प्रगति। इसका सही उत्तर है बी, सांख्यिकी। सांख्यिकी, ये तो बड़ा सीधा साधा नाम है। हाँ, और इसके पीछे सोच भी यही है, मतलब जटिल सांख्यिकीय कॉन्सेप्ट्स को आसान बनाना। ये एक नागरिक केंद्रित कैरेक्टर है जो लोगों को डेटा और सर्वे के बारे में जागरूक करेगा। ये तो एक अच्छी पहल है। जी, और इसके साथ एक नया लोगो भी आया है जिसमें अशोक चक्र, रुपया प्रतीक और एक ग्रोथ बार है, जो पारदर्शिता, आर्थिक योजना और प्रगति को दर्शाते हैं। बहुत बढ़िया। अगला सवाल उर्वरक सब्सिडी के लिए शुरू की गई ई बिल प्रणाली के बारे में है। दो कथन है।
पहला, इसका उद्देश्य सब्सिडी वितरण में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना है, और दूसरा, यह बिलों की मंजूरी के लिए फीफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रसंस्करण का उपयोग करता है। तो सही कथन कौन सा है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दोनों दोनों, या डी कोई नहीं? इसका सही उत्तर है सी, यानी दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। अच्छा, तो ये एक पूरी तरह से डिजिटल सिस्टम है। जी, एंड टू एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म है। बिल जमा करने से लेकर प्रोसेसिंग और पेमेंट तक सब कुछ डिजिटल है। और इसका मकसद क्या है? देखिए, सरकार हर साल लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की उर्वरक सब्सिडी देती है। ये तो बहुत बड़ी रकम है। बिल्कुल। तो इस सिस्टम का मकसद है कि ये पैसा समय पर पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से वितरित हो। और फीफो सिद्धांत ये सुनिश्चित करता है कि जिसका बिल पहले आया उसका काम पहले हो। ये तो बहुत जरूरी है गवर्नेंस के लिए। सही बात है। अगला सवाल इतिहास से है, नियंत्रण रेखा यानी LOC के बारे में। किस समझौते ने 1949 की सीज फायर लाइन का नाम बदलकर नियंत्रण रेखा कर दिया था? ए ताशकंद समझौता, बी कराची समझौता, सी शिमला समझौता, या डी लाहौर घोषणा पत्र? इसका सही उत्तर है सी, शिमला समझौता। शिमला समझौता। जी। देखिए, सीज फायर लाइन जो थी वो 1949 में कराची समझौते के बाद बनी थी। अच्छा। लेकिन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद जब 1972 में शिमला समझौता हुआ, तब आधिकारिक तौर पर इसका नाम बदलकर नियंत्रण रेखा या LOC कर दिया गया। ठीक है। अगला सवाल टेक्नोलॉजी पर है। BSNL की वॉइस ओवर वाईफाई या VO वाईफाई सेवा के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, ये वाईफाई नेटवर्क का उपयोग करके कॉल करने की अनुमति देता है। बी, इसके लिए एक अलग थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल करना अनिवार्य है। सी, ये सिम कार्ड का उपयोग करके उपयोगकर्ता को प्रमाणित करता है। डी, ये IMS तकनीक पर काम करता है। इसमें जो कथन सही नहीं है वो है बी। मतलब इसके लिए कोई अलग ऐप नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं, यही तो उसकी खासियत है। आप अपने मौजूदा मोबाइल नंबर और फोन के डिफॉल्ट डायलर से ही वाईफाई पर कॉल कर सकते हैं। तो ये काम कैसे करता है? ये IMS यानी IP मल्टीमीडिया सबसिस्टम तकनीक पर काम करता है और ऑथेंटिकेशन के लिए आपके सिम कार्ड का ही इस्तेमाल करता है। तो ये पूरी तरह से सुरक्षित है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? फायदा उन जगहों पर है जहां मोबाइल सिग्नल कमजोर होता है, जैसे बेसमेंट या ऊंची इमारतें। वहां अगर वाईफाई है तो आपकी कॉल ड्रॉप नहीं होगी। चलिए, अब बात करते हैं टैक्सेशन की। केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन अधिनियम 2025। इसके तहत तंबाकू उत्पादों पर कराधान में क्या प्रमुख बदलाव किए गए हैं? मैं विकल्प पढ़ती हूँ। ए, बीड़ी को GST से मुक्त कर दिया गया है। बी, सिगरेट पर उत्पाद शुल्क घटा दिया गया है। सी, बीड़ी को 18% GST और अन्य तंबाकू उत्पादों को 40% GST स्लैब में डाला गया है। डी, GST मुआवजा उपकर को 2030 तक बढ़ा दिया गया है। इसका सही विकल्प है सी। अच्छा, तो बीड़ी 18% और बाकी सब 40% GST स्लैब में? जी, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि GST मुआवजा उपकर खत्म होने के बाद भी तंबाकू पर टैक्स का बोझ कम न हो। तो उत्पाद शुल्क का क्या हुआ? उसे घटाया नहीं गया? नहीं, घटाया नहीं, बल्कि कई गुना बढ़ाया गया है। जैसे सिगरेट पर उत्पाद शुल्क जो पहले 200 रुपए से 735 रुपए प्रति हजार था, वो अब 2,700 रुपए से 11,000 रुपए प्रति हजार तक कर दिया गया है। और GST मुआवजा उपकर? उसे 1 फरवरी 2026 से समाप्त किया जा रहा है, बढ़ाया नहीं जा रहा। ठीक है, अब एक इंटरनेशनल खबर। यूरोजोन का नया सदस्य 1 जनवरी 2026 को कौन सा देश यूरोजोन का 21वां सदस्य बना और अपनी राष्ट्रीय मुद्रा लेव को त्याग दिया? ए, क्रोएशिया, बी, बुल्गारिया, सी, रोमानिया, या डी, पोलैंड? इसका सही जवाब है बी, बुल्गारिया। बुल्गारिया। जी, 1 जनवरी 2026 से बुल्गारिया आधिकारिक तौर पर यूरोजोन में शामिल हो गया है और अब यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में अपना लिया है। और इससे पहले कौन बना था सदस्य? इससे पहले 2023 में क्रोएशिया यूरोजोन का 20वां सदस्य बना था। ठीक है, अब आज का आखिरी सवाल ये फिर से भूजल पर है। भारत में भूजल की कमी के कारणों में हाइड्रोजियोलॉजिकल बाधाओं का क्या अर्थ है? ए, नदियों का सूखना, बी, वर्षा की कमी, सी, भारत का 2/3 हिस्सा कठोर चट्टानी इलाकों में है जहां भूजल भंडारण सीमित है, या डी, बांधों का निर्माण न होना? इसका सही उत्तर है सी। भारत का 2/3 हिस्सा कठोर चट्टानी इलाकों में है। जी, हाइड्रोजियोलॉजिकल बाधाओं का यही मतलब है।
देखिए, इन कठोर चट्टानी यानी हार्ड रॉक इलाकों में भूजल सिर्फ दरारों और खंडित क्षेत्रों में ही जमा हो पाता है। तो इससे क्या होता है? इससे उसकी भंडारण क्षमता बहुत सीमित हो जाती है। जब आप पानी निकालते हैं तो वो जल्दी खत्म हो जाता है और उसे दोबारा भरने में बहुत समय लगता है। तो ये भूजल की कमी का एक बहुत बड़ा प्राकृतिक कारण है। बिल्कुल। तो यह था हमारा आज का करंट अफेयर्स एमसीक्यू सत्र। उम्मीद है कि इससे सभी को काफी कुछ सीखने को मिला होगा। आज का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। हाँ, और अगर आपके पास कोई सुझाव है तो वो भी बताइए, ताकि हम इसे और बेहतर बना सकें। मिलते हैं कल नए सवालों और उनके विश्लेषण के साथ। नमस्कार। नमस्कार। आज 2 जनवरी 2026 है और नए साल के इस मौके पर